निकाली गई थी, 5 नंबर से गुजर रही थी, तो क्या वाकया हुआ था, पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऐसा है, 30 तारीख को जो रैली निकली उसका मैं डायरेक्ट आपको अगर समझाने जाऊँ तो इसमें क्या होगा कि जो आज की जो घटना घटी है वो पूरी तरह से लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा सा समय लेके अगर समझाऊँ मैं तो इस चीज़ को तरीके से यहाँ के जो हिंदू है, मुस्लिम है और जो भी लोग हैं उसको सही समझेंगे और उसको सही अमल करेंगे। तो मसला कैसा है कि 1 साल पहले भी रैली हुई थी, बराबर, और मालनी में हमारा बचपना निकल गया है और पूरे 25-30 साल से मैं मालनी में हूँ, मैं मालनी को देख रहा हूँ। और मालनी में हर धर्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोग यहाँ पे रैली, धरना, प्रदर्शन सब करते हैं। तो कहने का ये मतलब ये है कि आज तक कोई ऐसा दंगा हुआ नहीं। 92 के जो दंगे थे वो पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हुए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात, वो अचंभे की बात नहीं थी। मसला क्या है कि इतने सालों से जो भी कुछ वहाँ पे जो घटना, रैलियाँ, प्रोग्राम्स हो रहे थे, कहीं कुछ घटना घटी नहीं। मगर इस 2 साल से मालूनी का वातावरण जो है लोगों ने ख़राब करने का ठान लिया है। और ज़्यादातर जो मालूनी के बाहर के जो हिंदू हैं वो, और जो बाहर के जो बीजेपी और जो भी आरएसएस के जो भी लोग बाहर के लोग हैं, उन लोगों ने उस मालूनी को बनाया टारगेट, मतलब मालूनी को उन्होंने टारगेट बना दिया। तो मसला कैसा है कि लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उस रैली में भी सेम घटना घटी। इसके पहले जैसे गणपति या नवरात्रि जो भी प्रोग्राम्स हुए, उन्होंने अपने अपने टाइम पे जहाँ जहाँ मस्जिद आती, जहाँ मदरसा आता है, वहाँ उन्होंने माइक बंद किया और आगे निकल गए। इसी तरह से कोई अगर मुस्लिम या हिंदू कोई रिक्शा चलाता है या टैक्सी चलाता है, वो अगर मुस्लिम अगर टैक्सी चला रहा है, मंदिर के पास से गुजर रहा है, तो अपना टेप बंद कर देता है आस्था के हिसाब से। और मुस्लिम अगर, हिंदू अगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा है टेप बजा के, वो अपना टेप बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पे ऐसी परंपरा सालों से रही है। मगर ये बाहर के लोग आकर इस परंपरा को पूरी तरह से बिगाड़ दिए। तो लास्ट टाइम जो घटना घटी, उसका बोलने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम की जो घटना जो थी, यही घटना थी कि जब काफ़ी सालों से एक मस्जिद है, जामा मस्जिद 7 नंबर की, उस मस्जिद का हर आदमी आदर करता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सब करते हैं। तो अक्सर जो है ना, अक्सर हमेशा वहाँ पर जो है रैली हुई है। तो मगर जहाँ मस्जिद के पास आने के बाद लोगों ने माइक और अपना जो डीजे वीजे बंद करते हैं और ढोल बाजा बंद करते हैं। इस टाइम जो है ना, ऐसा लास्ट ईयर, इस टाइम ऐसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर क्या हुआ कि प्लानिंग के तहत जो लोग पूरी तरह से अम्बुजोड़ से निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद थी वहाँ पर गाड़ी रुकाकर इतने ज़ोरों में डीजे है, ढोल है, जो भी उनकी जो नासिक ढोल जो भी है, इतना बजाया गया है कि एक तबका जो है ना, बिना वजह जो है वो हिंदू भाइयों के जो लोगों में एक नफरत पैदा हो गई मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो गई। और डालने वाले कौन थे? जो यहाँ के बाहर के हिंदू और आरएसएस के लोग थे। अब आते हैं इस मुद्दे पे। तो लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उसमें जो यहाँ के जो पुराने डीसीपी जो थे, ठाकुर साहब, और जो एडिशनल कमिश्नर थे, पटवाल साहब, उन्होंने उस चीज़ को पूरा देखते हुए अच्छी तरह हैंडल किया। और रैली ख़त्म होते ही उन पे केस बनाया और सबको सब पे एक्शन लिया। और सबको जो जितने भी ये साल जितने लोगों ने प्रोग्राम किया, जो इसका रैली का, वही लोग थे जो लास्ट टाइम थे। तो मेरा बोलना ये है कि जब लास्ट टाइम ये फसाद दंगे हो चुके थे, तो इस टाइम पुलिस जो यहाँ का डीसीपी है, एडिशनल जो भी महकमा है, उनको उनको पहली बात तो परमिशन को देना नहीं चाहिए था, और दिए तो कुछ कंडीशन में देना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये रैली वापस अम्बुवाड़ी से निकली, फिर 7 नंबर आई। 7 नंबर में अगर मुसलमानों के दिल में अगर नफरत होती, या अगर कोई गुंजाइश, कोई गिला होता, तो 7 नंबर मस्जिद के पहले मुसलमान भाई लोगों ने हिंदू लोगों को, हिंदू भाई लोग जो थे उनको पानी पिलाया। पानी पी के अम्बुजवाड़ी से थके हारे आ रहे थे लोग, 7 नंबर मस्जिद के पहले पानी पिलाए, पानी पी के फिर वो ताज़े हुए, और फिर 7 नंबर में फिर आके वही धांधली हुई, वही डीजे बजाए, माइक बजाए, और वहाँ पे भी घटना घटी। तो वहाँ पर पुलिस, फिर भी वहाँ भी पुलिस नाकाम हो गई। उसके बाद जब वहाँ की पब्लिक देखी कि किसी भी तरह से जो बाहर के हिंदू है वो मस्जिदों के पास ढोल बजाना बंद नहीं कर रहे, तो आवाम में गुस्सा आ गया। और पूरी आवाम कूच करी 5 नंबर की तरफ, जो हमारे मस्जिद है हजरत अली। वहाँ पे आने के बाद पूरी पब्लिक जो है, ये जो बिल्डिंग का कंपाउंड है प्राइवेट कंपाउंड है, और जो मस्जिद है उस टाइम नमाज का टाइम नहीं था, तो सारे लोग जो है
मस्जिद के उस पार, रोड के उस पार, और जो भी आगे जो भी एरिया है वहाँ थे। तो मैं अपने ऑफिस में अफ्तारी के बाद बैठा हुआ था, कैमरे में देख रहा था। तो पब्लिक जो जमा थी, रैली जब शुरू हो गई, तो डीसीपी, यहाँ के जो डीसीपी है, क्या नाम, अजय कुमार बंसल। पंचर का जो डीसीपी है, उन्होंने और यहाँ के और पुलिस महकमा ने वहाँ पर जाकर पब्लिक को अपने तरफ लेके आया, मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ। मेरे पास फुटेज है उसका। सारी पब्लिक को, वहाँ के लोगों को, सारे लोगों को मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ पुश किया। जब सारे लोग यहाँ आ चुके थे, जब मैंने कैमरे में देखा या जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने चेक किया, तो काफ़ी भीड़ पब्लिक की कंपाउंड में घुस चुकी थी और नारेबाजी हो रही थी। तो मैं नीचे उतर के देखा। मुझे पता था कि अगर इस दौरान में इस माहौल में नीचे जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, जान को खतरा है या कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैंने ये देखा कि जो सामने जो लोग हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, वो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुढ़े बुढ़े नौजवान, जो बुजुर्ग जो है वो, और नौजवान पूरी तरह से एरिया में जाम, वहीं खड़ के ढोल बाजा डीजे बजना चालू है। तो मैं नीचे उतरा तो मुझे डीसीपी साहब ने बुलाया, गेट के पास ही ये फुटेज है, फोटोज है। उन्होंने बोला, जमील भाई ये मामला बहुत बिगड़ गया है और पब्लिक जो है काबू में नहीं आ रही है, आप किसी भी तरह से इस पब्लिक को रोको। आप यहाँ के स्थानिक आदमी हो, आप शायद आपकी सुन लेंगे लोग। बोला ठीक है। तो मैंने जो है वहाँ पर अपने लोगों को, जो जो मुस्लिम जो थे, नौजवान थे, जो हिंदू थे, जो भी थे, उन लोगों को मैंने समझाया बुझाया, और काफ़ी जज्बाती तरीके से लोगों को समझाया कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, आईएएस बनने वाले हो, इस छोटे से लफड़े के लिए पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों को मैंने कम से कम, जब रैली शुरू हुई उस टाइम ये मैं वहाँ पहुँचा, मेरे जाने के 1-1.25 घंटे के बाद रैली ख़त्म हुई। अगर उस टाइम में नहीं जाता तो 1500 की जो भीड़ थी, वो भीड़ और सामने की भीड़ में अगर टकरा होता तो कई हज़ार या कई सौ जान उसमें जा सकती थी। एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि डीसीपी साहब के बोलने पे मैंने सारे लोगों को कंट्रोल किया, जितने भी लोगों को, जो यहाँ लोग थे, सब लोगों को समझाया बुझाया, और मामला स्लो स्लो चल रहा था। और कंपाउंड के अंदर कोई पुलिस वाला अंदर आने तैयार नहीं था। 500, 1000, 2000 की भीड़ को मैंने अकेला संभाला। अगर मैं 1.5-2 घंटा वो लोगों को नहीं संभालता, उसी टाइम अगर लफड़ा हो गया होता, तो 2 घंटे की रैली और बाकी थी, 1 घंटे की रैली बाकी थी। आप सोचो क्या होता। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस में ये जो रैली में पूरी तरह से पुलिस जो है नाकाम हो गई। और जब मैं रैली को, जब पूरे लोगों को संभाला, तो सारे पुलिस के महकमा के जितने लोग थे, एक हवलदार से लेके जितने बड़े वरिष्ठ थे, सब ने थैंक्स जमील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यू आर ग्रेट, यू आर मतलब जीनियस, बोले आप ही हो जो मतलब यहाँ लोगों को संभाला, आप नहीं होते तो ये भीड़ काबू में आने वाली नहीं थी। तो मुझे क्या लगा कि ये लगता है ये पुलिस जो आज मैंने जो घटना रोका हूँ, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा, मुझे पता नहीं ऐसा कोई रिवॉर्ड होगा बोलते ना, शांति हुआ, बोलते ना शांति का रिवॉर्ड होगा या नेशनल रिवॉर्ड होगा। तो मुझे इनाम, मतलब गवर्नमेंट जो शायद मुझे एक इनाम देगी कि भाई इतने लोगों की जान बचाए मैंने और इतने लोगों को मैंने ये किया हूँ। और मैं सारी रैली खत्म हुई, थोड़ा जो भी आगे पीछे जब झगड़ा शुरू हुआ तो पत्थरबाजी। जमील भाई, पुलिस फिर आपको उसके बदले में अवार्ड और रिवॉर्ड और इनाम देने के बदले में गैदरिंग का फिर आपने आरोप क्यों लगाया? सर जी ऐसा है, 7 सेक्शन आपके ऊपर धारा क्यों लगाई? देखिए ऐसा है, मेरे ऊपर जो सेक्शन है गैदरिंग का है, जी। मेरे पास पूरा फुटेज है मेरे पास। मैं अपने ऑफिस से जब नीचे उतरा हूँ तो पूरा कंपाउंड भर चुका था। मतलब आई एम नॉट, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था गैदरिंग में, लोगों को मैंने उसका नहीं बुलाने के लिए। और दूसरी बात, गैदरिंग जो किया है यहाँ के डीसीपी और जो यहाँ के पुलिस वाले जो थे, उन्होंने पब्लिक को गैदरिंग करके मेरे कंपाउंड में और मस्जिद में घुसाया। तो गैदरिंग उनके ऊपर लागू होता है, मेरे पर लागू नहीं होता है। और रही बात, हाँ बोलिए। आगे तो जब शुक्रिया अदा किया प्रशासन ने आपका, उसका फुटेज है आपके पास? सारे फुटेज मेरे पास, सारे फुटेज है। शुक्रिया अदा जितने पुलिस वाले थे। आरोप जो लगा किस आधार पर उन्होंने लगाया? देखिए आरोप कैसा है, रात के 11 बजे तक तो मैं हीरो था। पुलिस के लोग मुझे थैंक्स का मैसेज भेज देते, जो ये बोल रहे थे जमील भाई आपने बचा लिया। 3 बजे के बाद कौन सा मंत्री, कौन सी सरकार या कौन सा प्रेशर, मुझे नहीं मालूम क्या आया, और 3-7 दिन के बाद तय हो गया कि जमील मैडम केस बनाओ। सर, जो इतने लोग यहाँ पर आए आपके कंपाउंड में, इतनी जल्दी 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर में जो इतने लोग आ गए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको या बदनाम करने के लिए, या तो आपके पीछे कोई साजिश है? इतने लोग जमा होने का मकसद इतनी जल्दी क्या? देखिए ऐसा है कि साजिश बदनामी एक अलग चीज़ है। मतलब आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं, और इस भीड़ जमा होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, भीड़ के बिखरने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है।
यहाँ पर भीड़ को, जो पब्लिक भीड़, जो कैमरे पर जो फुटेज है, वो फुटेज के, अगर फुटेज में दिखाने जाऊँ आपको, तो फुटेज के हिसाब से पब्लिक ऑलरेडी वहाँ जमा हो चुकी थी रैली के साथ। उस भीड़ को अंदर लाने का काम पुलिस ने किया। इसी जगह को क्यों चुना गया, जो कि आप वहाँ पे अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आपकी इसी बिल्डिंग को क्यों चुना गया? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्डिंग को 2 साल से 3 साल से जो ना, ये हमारे जो यहाँ के पालक मंत्री है लोधा जी जो है ना, उस मस्जिद को कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया है। फिर कुछ लोगों ने कहा है कि ये मस्जिद इलीगल है, ये मस्जिद गलत जगह बनी हुई है, या हिंदुओं की जगहों में बनी हुई है। ऐसा नहीं है। इस मस्जिद को प्रॉपर जो है, मस्जिद को परचेज़ किया हुआ है, इसका 7/12 है, इसका प्रॉपर्टी कार्ड है, और बनने के बाद इस मस्जिद का प्लान पुटअप किया हुआ है, और उसके बाद इस मस्जिद को वक्फ कर दिया है। तो मैं समझता हूँ पूरी मुंबई में कुछ ही मस्जिद ऐसी है जो वक्फ की मस्जिद जो होती है, उसमें एक मस्जिद ये है। और लोधा जी को समझना ये चाहिए कि लोधा जी एक पालक मंत्री है, इस सरकार के मंत्री है, तो पूरी सरकार के मंत्री पूरे महाराष्ट्र की मतलब जनता है। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ मालूम है कि 8-10 लोग जो यहाँ पे है वो उन्हीं के पालक मंत्री है, और उन्हीं के साथ में उनका समझौता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी इंसान जब तक इलेक्शन लड़ता है तो पार्टी का होता है, जीतने के बाद वो आम का होता है। तो मेरा भी पालक मंत्री है वो, उनका भी पालक मंत्री है। जैसा कि आपके लोकल एमएलए असलम शेख जी है, जी। तो ये वारदात के टाइम पर भी नहीं है और ये प्रेजेंट भी नहीं थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे सामने जो आया मैं उसी बात करूँगा। और रही बात असलम जी कहाँ थे क्या नहीं थे, वो आप उनसे पूछिए। तो आपके डिफेंस में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं था ना, इसमें मैं हूँ नहीं। आप पे एफआईआर दर्ज हुआ तो आपने प्रशासन से बात किया कि भाई आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, उसके बावजूद भी एफआईआर बना दिया? मैंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया था, मैंने बोला कि आपने मुझे थैंक्स, और आपने मुझे कहा कि आप जमील भाई आप कुछ भी करो, यहाँ के लोगों को संभालो, और मैंने बोला आप डीजे बंद कर दो, तो आप बोला डीजे बंद होना मुश्किल है, आप यहाँ के लोगों को संभाल लो, और आप यहाँ संभालो, मैं वहाँ संभालता हूँ। और उसके बाद आप तो मुझे इनाम देना चाहिए, इनाम के बदले में आप मुझे केस दे दिए। तो उन्होंने कहा कि जमील भाई ऐसा है कि गैदरिंग वहाँ पे पब्लिक जमा कैसा हुई, मतलब आपने जमा किया उसको। मेरे पास, मैंने मोबाइल में बोला उनको कि सर, पब्लिक को, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी चीज बजाने का अलाउ नहीं है। क्या आप मानते हैं इस बात सर को? जी ऐसा है, डीजे बजाने की परमिशन तो मुंबई में है नहीं। इतने जॉइंट सीपी लेवल का ऑफिसर, एडिशनल लेवल का ऑफिसर, डीसीपी लेवल का ऑफिसर वहाँ पे होने के बाद डीजे बजाया तो लॉ तो खराब हुआ ही, तो कार्रवाई तुम पे होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे? पूरी तरह से। जी। क्या कोई सोची समझी साजिश थी? देखिए, साजिश थी या नहीं थी वो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। मगर इसमें जो है पूरी तरह से पुलिस नाकाम रही है। और एक बहुत बड़ा हादसा जो सुबह, मतलब कई बच्चे, बूढ़े, हिंदू बच्चे, हिंदू बच्चियाँ, लड़कियाँ, बुजुर्ग जो लोग, और यहाँ के जो नौजवान लड़के आपस में लड़ते मरते, उस हादसे को मैंने रोका हूँ, और उसका जो अल्लाह देगा, उसका जो असर जो है अल्लाह देगा इंशाल्लाह मेरे को। अगला कदम क्या होगा अभी आपका? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने इनाम के बदले में केस दिया है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, अंजाम जो भी होगा उसका, मगर लास्ट दम तक जो है उसके लिए लड़ाई होगी। आपके पास सारे प्रूफ है? सारे एविडेंस है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ऑफिस बिल्डिंग में 100 कैमरे है, सीसीटीवी 100 सीसीटीवी है, और 200-500 कम से कम लोगों ने शूटिंग निकाला हुआ है। तो और जो उन्होंने शूटिंग निकाला है वो इस साइड निकाला हुआ है, बिल्डिंग के इस साइड। तो सिर्फ जो मुस्लिम लड़कों की फुटेज उनके पास है, जो डोम से निकाला हुआ है फुटेज, जो वहाँ पे जो हिंदू लोगों ने जो पत्थर फेंका, वो उनका फुटेज है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर ये सारी फुटेज यहीं की दिखा रहे हैं। एक तबके को बदनाम करने की कोशिश, एक ही तबके को पूरी साथ टारगेट, और एक मंत्री लेवल का आदमी जो लोधा जी जो है, उनको एक बड़ा आदमी होने के कारण अच्छी बात बीच में आके दोनों समाज से मिलना चाहिए, क्या हुआ समझना चाहिए। 8 लोगों के पालक मंत्री है, अब अल्लाह ही जाने ऐसा पालक मंत्री क्या होगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हुई है, दूसरे पक्ष पे कोई कार्रवाई? देखिए, एक तरफा कार्रवाई हुई है, दूसरे पक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई दूसरे पक्ष पे भी होना चाहिए, क्योंकि फुटेज दोनों की तरफ, दोनों के पास है, दोनों जगह पत्थरबाजी हुई है। अगर पुलिस किसी सरकार के थ्रू या किसी के थ्रू प्रेशर में आके नहीं करती है तो हम इस चीज़ को लेके हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से इसका न्याय लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।